Yes. Copy down the facts from the books or websites and put them all together. No. Then what is research? Can research is a learning and sharing process? Yes. Then you must pick a subject you would like to learn and start learning about more. Is it that? No, it's not a research, right? So what is research then? What research does? Research formalizes the curiosity. It is poking and praying the purposes, and this definition is by Zora Hurston. ठीक है? अनुसंधान औपचारिक जिज्ञासा है। यह उद्देश्यपूर्ण ढंग से जांचना और टटोलना। ठीक है? That means every time you need to target, ठीक है, and target the content or topic or the thing which you need to research, and you have the plan for research, and you need to do step by step to achieve the target. What is the definition of research? The word itself tells research. Research. Again, research. एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, ठीक है? But you are always, whenever you are reading the book, first time you are getting something. When you are reading the same book next time, you are getting something new. ठीक है? Third time you are reading the same book. ठीक है? Your teacher experience this. Every time they are teaching, they are experience the new thing from the same pages, right? So we need to follow that approach. हम लोग उसको कहते हैं reading between the lines, right? तो जब आपको reading between the lines या between the lines पढ़ना आ जाएगा, at that time your research starts, right? तो यहाँ पे आपको फिर से करना है। Remember the research is searching again and again, ठीक है? तो यहाँ पे I just wanted to give the example of the महाभारत, ठीक है? तो one example from the महाभारत and one example from the रामायण, ठीक है? रामायण में कुंभकर्ण कौन था? रावण का भाई। अगर आपने अच्छे से रामायण पढ़ा होगा तो रावण के पिताजी ने बोला था कि वो पैदा नहीं हुआ था, उसको बनाया गया था, राइट? अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस चीज़ को सोचते हो तो ह्यूज बॉडी, इतनी बड़ी बॉडी, ठीक है, और उसका क्या प्रॉपर्टी थी उसकी? उनकी क्या प्रॉपर्टी थी? 6 महीने वो क्या कर रहा था? और 6 महीने वो क्या कर रहा था? चाहता था। That means cannot you think about that कि it is a big robot kind of thing जो बनाया गया था और जो 6 महीने बैटरी चार्जिंग पे था। That means it takes 6 months to charge that battery, power consumption of that जो भी वो थे, ठीक है? तो 6 महीने उनको चार्ज करने के लिए लगते थे और फिर एक बार वो 6 महीने में चार्ज हो गए तो रिमेनिंग 6 मंथ्स वो क्या करते थे? काम करते, ठीक है? तो अगर आपका व्यू इस तरह से डेवलप होता है, ठीक है, दैट टाइम आपका रिसर्च क्या होगा? स्टार्ट। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग, तो यू नीड टू फाइंड द थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। आपको सोचना होगा, थोड़ा आपके दायरे के बाहर निकल के आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना होगा। अगर इस तरह की सोच आप स्टार्ट करते हो, at that time you started the research, और वो एक पल में नहीं आता। Every time you need to ask yourself why, how, ठीक है? Most of the time why, right? दूसरा एग्जाम्पल महाभारत का, ठीक है?
महाभारत में कौन दो लोग इम्पोर्टेंट थे? कौरव और पांडव, ठीक है। तो कौरव की माँ कौन थी? गांधारी। कौन थी? गांधारी। आपने कभी सोचा है कि गांधारी को 100 बच्चे हो गए? हाउ? गांधारी को कितने बच्चे थे? 100 कौरव थे ना, ऐसे हुए। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपने देखा कि गांधारी का जब जन्म हुआ था, ठीक है, सॉरी, गांधारी के बच्चे का जब जन्म हुआ था तो वो ये एक गोला था, मांस का, हड्डियों का गोला था, ठीक है। तो ऋषि ने उनको वो गोले को लेके गए और 100 मर्तबान में या 100 मटकों में उसको भर के रखा, और फिर उस 100 मटकों में से 100 लोग पैदा हो गए, ठीक है। तो आज के टेस्ट ट्यूब में भी क्या है ना? तो आप उस पॉइंट को, अब तक हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे, हम उस पर विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। पर अगर आप उसको कंपेयर करोगे आज की टेक्नोलॉजी से, राइट, और फिर आपके ध्यान में आएगा नहीं, वो 100 जो थे वो कैसे थे, उन्होंने 100 पार्ट किया और हर एक पार्ट को उन्होंने फॉर्मलाइज्ड किया, रिसर्च किया और उसके 100 इंसान क्रिएट किए। इसका दूसरा एक अर्थ भी है, पर वो हमारे स्कोप के बाहर है, तो वी स्टॉप हियर एंड थिंक इज दैट कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, तब हमारा, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर कभी हमारे दिमाग में ये थॉट आया कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा नहीं, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब रावण के पास पुष्पक विमान था, ठीक है, तो उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो उड़कर जा सकता था, उनको उड़कर लोगों को ले जा सकता था, तो उसके पास एक रोबोट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं होगी क्या? या उसके फादर के पास एक रोबोट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती? ठीक है, तो हमारे जो रिसर्च है, हमारे बहुत पहले से, इंडियन कल्चर में बहुत पहले से, है ना। शून्य का इजाद किसने किया था? आर्यभट्ट। कब के लिए? कौन से ईरा में? ठीक है, तो कौन से ईरा के थे ये बात हमने छोड़ भी दी, तब भी हमको पता है कि बहुत एंशियंट इसमें कौन थे? आर्यभट्ट। तो ये सोचना ही गलत है कि हम रिसर्च नहीं कर सकते, या रिसर्च एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो हमसे पॉसिबल नहीं होगी। हमारे जीन्स में ही रिसर्च है, हमारे डीएनए में ही रिसर्च है, बट थिंग इज दैट कि आपको खुद को फोकस्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आपको खुद को फोकस्ड होना पड़ेगा, और फोकस्ड होकर चीज़ों को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमको मेडिटेशन की टेक्निक बताई, है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जब भी आप कोई भी चीज़, है ना, प्रेयर करते हैं हम लोग, और व्हाट इज प्रेयर? हाँ, प्रार्थना अगर क्यों करते हैं? पीस के लिए, और प्रार्थना या भगवान का नाम लेना, ये हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जगाता है ना, और हमको काम करता है। जब हमारे अंदर की पॉजिटिविटी जागती है और हम काम करते हैं, तो हमारा फोकस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है ना, चीज़ें छूटती नहीं है। और ऐसा जब होता है, ठीक, तो हमारा काम क्या होता है? अच्छे से होता है, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि whenever you are thinking about something, you must be very focused, and whenever you are focused and doing something and researching, so you are getting some new ideas, और चीज़ें अपने आप क्या होती है? एक्सप्लोर हो जाती है। In the process of doing research, you will be looking information others have looked at before. उन्होंने, लोगों ने पहले उसको देखा था, ठीक है, trying to see something that they have not seen, है ना। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को लोगों ने पहले नहीं देखा था, ठीक है, पर उसी चीज़ को आप फिर से देख रहे हो
और उसी में से यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, दैट इज रिसर्च। ठीक है, तो इट इज नॉट द कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, राइट, एंड इट इज नॉट द गेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट, इट इज फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू, सम नॉलेज। Right? So research is given by the question of problem that then guide the process. Right? तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा why, and after that हम उस प्रॉब्लम को फॉलो करते हैं बाय स्टेप उस चीज़ को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, अटेनिंग दैट आंसर ऑफ व्हाई। ठीक है, जिसमें आपको कुछ नया मिलेगा, एक तो न्यू नॉलेज मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, न्यू आइडिया मिलेगा। सीकिंग इंफॉर्मेशन विद अ क्लियर गोल इन माइंड। आप रिसर्च कब स्टार्ट करोगे, जब आपके इंफॉर्मेशन या आपके दिमाग में आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या करना है, ये क्या होगा, एकदम क्लियर होगा। व्हेनेवर इट इज क्लियर, ठीक है, देन यू स्टार्ट द रिसर्च, एंड दिस इज द बिग चैलेंज। आप काफ़ी बार सोचते हो कि हमको रिसर्च करना है, पर आपको समझना ही नहीं कि हम क्या रिसर्च करें, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो एक तो आपके अंदर से आना चाहिए कि हमको ये चीज़ करना है, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि वी आर सो कंफ्यूज और सो डिस्ट्रैक्टेड बाय द अदर थिंग्स इन आवर लाइफ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन वन थिंग, और हमको खुद ही को नहीं समझता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका फोकस या आपका गोल जो है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको उस पर ऊपर काम करना पड़ेगा। विदाउट वर्किंग दैट आप फोकस नहीं कर सकते, या आपका गोल जो है वो नहीं आपको पता चलता। काफ़ी बार आप गोल डिसाइड भी करते हो, पर स्टिल इट नीड्स सम रिफाइनमेंट। ठीक है, अ प्रोसेस व्हिच वर्क्स बेस्ट व्हेन डन स्टेप बाय स्टेप, द स्टेप्स मे नीडेड बी रिपीटेड। रिसर्च इज अ साइक्लिक प्रोसेस। रिसर्च कैसा है आपका, साइक्लिक प्रोसेस है, एक बार करने से नहीं होता, ये हैव टू डू अगेन 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 एंड अगेन, दैट्स व्हाई द नेम इज रिसर्च। फिर से ढूंढो क्या है उसमें, क्या नया है, क्या नया है, क्यों है, क्या नया है, राइट, so that is research. Collection and interpretation of data in an attempt to resolve the problem or answer the question. Data collection और interpretation एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका या किसी चीज़ को समझने का तरीका, पर ये रिसर्च है कि आपका नहीं। What is research then? Going beyond the facts and old ideas, है ना। जैसे मैंने आपको अभी रामायण और महाभारत का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वो एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट इज रामायण एंड व्हाट इज महाभारत, एंड द रिसेंट टेक्नोलॉजी, हाउ कैन वी कनेक्ट आवर रिसेंट टेक्नोलॉजी विद द आवर एंशिएंट जो बुक्स है जिसमें लिखा है, और वाई वी आर बिलीविंग, इतने सालों से हम उसके ऊपर बिलीव करते आते हैं, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी बिहाइंड दैट। पर जब आप फिर से पढ़ोगे तो यू कैन नाउ वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसे हो रही है और क्यों। Then research is not what, just gathering the information. Information gathering is not a research. Second, rearranging facts. फैक्ट्स रीअरेंज करना, इधर से लो उधर से लो, गूगल से सर्च करो, ठीक है, चैट जीपीटी करो, ये करो, दिस इज नॉट दी रिसर्च, है ना। ये हो गया कि आपने एक रिव्यू पेपर लिख लिया, ठीक है ना, और फाइंड आउट कर लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, और एक जगह कलेक्ट करके आपने उसका कंक्लूजन निकाल दिया, राइट। देन कंबाइनिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम द एनसाइक्लोपीडिया विद द कपल ऑफ पैराग्राफ्स फ्रॉम वेबसाइट, दैट्स द प्लैगरिज्म, है ना। रिव्यू पेपर भी ऐसा नहीं पड़ता है, आपको रिव्यू पेपर में जब लिखना है तो यू नीड टू फाइंड आउट समथिंग गैप्स, आपको क्या करना पड़ता है, आपको गैप्स फाइंड आउट करनी पड़ती है, और वो गैप्स को आपको कंक्लूड करना पड़ता है, दैट इज अ रिसर्च पेपर। अगर डायरेक्टली आप पैराग्राफ लेते हो और उसको पैराफ्रेज करते हो या अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो और फिर से उसको पब्लिश करते हो, तो दैट इज अ
parallelism. That is not the research. ठीक है? Rewording each phrase and citing each sources that just a summary facts with someone else's name on there. ये आपका contribution नहीं, ठीक है? ये किसी और का contribution है. आपने उसको सिर्फ क्या किया है? एक जगह जमा किया. Most important, remember, you must know what you are looking for in order to find it. ठीक है? अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि गोल पोस्ट कहाँ है. यू आर प्लेइंग फुटबॉल और आपको पता ही नहीं है कि गोल पोस्ट कहाँ है, तो आप कहाँ पे किक करोगे, किस डायरेक्शन में उस बॉल को किक करोगे. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि व्हाट यू वांटेड टू डू, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है? अलाउ फॉर सरप्राइजेस. ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट है. अलाउ फॉर दी सरप्राइजेस, क्योंकि आप जब भी सोचते हो, आप सिंपल सी एक आधी डेली रूटीन की भी बात सोचते हो कि ना नहीं आई जस्ट वांटेड टू डू दिस और दैट. ठीक है? बट स्टिल इफ यू फाइंड दैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स कमिंग दैट वे. ठीक है? तो आपको देखना है कि ये ऑब्स्टेकल आएंगे ही आएंगे. तो यू कीप योर माइंड ओपन एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ईच. एंड मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करने के लिए आपके पास कितने ऑब्स्टेकल्स हैं, राइट? और आपको ओपन रहना है, देखना है कि अगर ये ऑब्स्टेकल आते हैं तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वे फ्रॉम दैट ऑब्स्टेकल्स, राइट? अलाउ फॉर सरप्राइजेस. यू मे फाइंड पॉसिबिलिटीज मोर फैसिनेटिंग देन योर इमेजिनेशन. और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप फ्री माइंड से, कितने लोग रंगोली बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, है ना? पहले आपने कहीं से देख देख के बनाई होगी, राइट? फिर बहुत अच्छी बननी चाहिए करके फिर कलर्स आपने आपके खुद के चूज़ किए, जैसे पिक्चर में दिए हैं वैसे ही कलर्स आपने फिर किए क्या? नहीं ना. फिर एक हाथ बार जल्दबाजी में आपने ऐसे ही अपने मन से बना दिया, फिर दूसरी बार फिर आप क्या करते हो, मन से बनाते हो. और एक हाथ बार आप देखोगे कि आपकी जो रंगोली है वो कितनी सुंदर बन के आती है, कलर कॉम्बिनेशन कितने सुंदर आते हैं. दैट इज द रिसर्च. आपने सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दबाजी में मैं ये रंगोली बनाऊंगी, फिर भी वो कितनी सुंदर है. दैट सरप्राइजेस. इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर वर्किंग सिंसियरली विदाउट ब्रेक्स, ये आपको ध्यान रखना है. विदाउट ब्रेक्स रिसर्च में आपको विदाउट ब्रेक काम करना है. ठीक है? तो अपने आप जो चीज़ निकल के आएगी या उभर के आएगी वो एक बहुत सुंदर होगी, जो आपको खुद को भी सरप्राइज करेगी. Overview of the research process. So these are the 8 important steps of the research. The very first is identifying the research problem. Okay? Now you are at this stage. This first step is a very big hurdle for you. है ना? Identify the research problem. अगर आपने identify कर लिया research problem को, तो you achieve the 90% things. आप 90% आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया. ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट? एंड जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे या जो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या जो PhD कर रहे होंगे, तो उनके सामने यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या करें. इट्स लाइक एक बड़े से ढेर में एक सुई ढूंढने वाला जो प्रोसेस है, दैट इज कि हम एग्जैक्टली क्या करें. तो उसके लिए आपको पहले सेल्फ एनालिसिस करना होगा. ठीक है? और आपको ये पता करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि वी थिंक दैट वी लाइक दिस इमेज प्रोसेसिंग. मुझे लगता था मुझे इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छा लगता है. ठीक है? या किसी को लगता है कि मुझे नेटवर्किंग बहुत अच्छा लगता है. पर व्हेनेवर यू आर स्टार्ट रीडिंग द थिंग्स and exploring the things, you feel that no, it's not your area, है ना? या कोई नई चीज़ मार्केट में आ जाती है तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, इससे आपको कुछ मिलेगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है, ये पता करने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. यू नीड टू फाइंड आउट दी डिफरेंट एरियाज, हर चीज़. और जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, A to Z नहीं पढ़ना है. ठीक है?
जिस तरह से आप नॉवेल पढ़ते हो या मूवी देखते हो, उतने ही फ्रेश माइंड से आपको पेजेस टर्न करने हैं, ऊपर ऊपर देखना है, एंड देन यू विल स्टक समवेयर, राइट। आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हो और तब आपको पता चलता है, यू फाइंड दैट थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और वहाँ पे आपका इंटरेस्ट जब डेवलप होगा तो और आप उसको एक्सप्लोर करते हो। इफ़ यू आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट, यू स्किप दैट, ठीक है। पर आपका इंटरेस्ट अगर उसमें डेवलप होता है और आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप उसको और डिगअप करते हो और खोलते जाते हो या ढूंढते जाते हो, ठीक है। तो दैट इज द रिसर्च, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिसर्च। द सेकंड थिंग इज द रिव्यूइंग लिटरेचर। एक बार आपको पता चल गया कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो सेकंड थिंग इज रिव्यूइंग लिटरेचर। अभी आप बोलोगे कि रिव्यूइंग लिटरेचर इज अ बिग क्वेश्चन, कैसे लिटरेचर फाइंड करना, कितना लिटरेचर है। अब कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ उठा लो, आप अगर एक सिंपल कुर्ता उठा लो या बोर्ड उठा लो या कोई भी टेक्निकल चीज़ उठा लो, एंड यू स्टार्ट गूगल ऑन दैट, यू फाइंड लॉट एंड लॉट। इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती है कि सच में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम ये पढ़े वो पढ़े, और सारा पढ़ने बैठे तो हम कहाँ पर और कितना पढ़ेंगे, राइट। तो उसके लिए यू नीड टू फॉलो सम मेथोडोलॉजी, आपको एक मेथोडोलॉजी टेक्निक फॉलो करना है, ठीक है। एंड आफ्टर फॉलोइंग दैट टेक्निक वी विल डिस्कस दैट टेक्निक कि हाउ वी कैन फाइंड आउट और हाउ वी कैन डू द लिटरेचर सर्वे एंड फाइंड आउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। और लिटरेचर भी आपको इस तरह से ढूंढना है कि जो कुछ क्वालिटी रहेगी। नेट पे, इंटरनेट पे या लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, पर सारी की सारी चीज़ें आपके काम की नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड आउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू रियली रिक्वायर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू फॉलो दैट प्रोसेस। तो these two steps are the very rigorous in your research or to start the research. The third step is the formulating the research question. We will see how to formulate the research question. ठीक है। मैंने कहा कि आपका गोल जो है, रिसर्च प्रॉब्लम जो है, वो एकदम से कैसे होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए, राइट। और उससे कुछ आपका इम्पैक्ट होना चाहिए। दैट इम्पैक्ट शुड बी ऑन द टेक्निकल सोसाइटी और इन जनरल और दी एजुकेशन नॉलेज, कहीं तो भी उसका क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट, ठीक है। देन डिजाइनिंग द स्टडी, कलेक्टिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा, ड्राइंग द कंक्लूजन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। दीज आर द स्टेप्स। एक बार आपने ये शुरुआती की 2-3 स्टेप पार कर लिए, तो देन द रिमेनिंग स्टेप्स आर इजी compared to easy, then ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट why we wanted to do the research, रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों है, या हम रिसर्च करना क्यों चाहते हैं, है ना। सब बोल रहे करके करना चाहते हैं, इसने रिसर्च किया, उसने रिसर्च किया, तो हम भी रिसर्च करेंगे, इसका क्या, ठीक है। तो रिसर्च क्या देता है हम लोगों को, advancement. Research gives you the advancement, है ना। It drives innovation and pushes the boundaries of what possible in technology. कोई अच्छी चीज़, कोई नई चीज़ जो किसी के काम आ सके, है ना, वो रिसर्च देता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सोसाइटी ऑल्सो, है ना। तो अगर आप अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, घर पे तो एक सोसाइटी कंटेंट, ठीक है, या आपके कलीग्स के लिए आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एज अ टेक्निकल पर्सन आप एक कम्युनिटी को सर्व करते हैं। एज अ टेक्निकल पर्सन कोई भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन क्या करता है, किस लिए होता है, लाइफ को स्मूथ बनाने, ठीक है, लाइफ को स्मूथ बनाने। आपके घर में मिक्सर आ गया, आपके घर में वॉशिंग मशीन आ गई, ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, ये क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ को स्मूथ बना रहा है ना। तो ये इनोवेशंस जो है, ये आपके लाइफ को स्मूथ बनाते हैं। वैसे ही और भी इनोवेशंस आपको करने हैं जो कि आपके सोसाइटी में किसी ना किसी को लाइफ को क्या बनाएंगे, स्मूथ बनाएंगे या इजी बनाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट टैकल्स द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, जो भी आपके रियल वर्ल्ड चैलेंजेस है, एंड डेवलप्स अ सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम।
अभी आउटकम बेस्ड एजुकेशन आ गया। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन और नॉट, बट इन टेक्निकल जो भी टेक्निकल फील्ड्स है वहाँ पे क्या आ गया है, एनबीए ने या नैक ने आउटकम बेस्ड एजुकेशन शुरू कर दिया। तो यहाँ पे यू नीड टू थिंक ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, इनोवेशन। थर्ड, नॉलेज एक्सपेंशन। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, तो डेफिनेटली योर नॉलेज विल गेट एक्सपांड। ठीक है ना, आपका नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा। इट डीपर्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कंसेप्ट्स एंड एक्सपांड अवर नॉलेज। ठीक है, और जानकारी है तो क्या होगा, जानकारी है तो क्या होगा, अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो चीज़ें डिफिकल्ट होती जाती है। अगर जानकारी है तो चीज़ें आसान हो जाती है। इट हेल्प्स यू और योर सराउंडिंग, आपके आजू बाजू के लोगों को या आपको ये क्या करता है, हेल्प करता है टू प्रोग्रेस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, गुड रिसर्च प्रॉब्लम। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम? जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे या जिसके ऊपर भी आप रिसर्च करना चाहोगे वो कैसा होना चाहिए, नॉवेल। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है नॉवेल्टी, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द नॉवेल्टी, राइट। इट एड्रेसेस द गैप इन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड ऑफर्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, आपका नॉलेज अभी तक क्या था, कुंभकर्ण कौन था, अभी क्या है, रोबोट। पहले ह्यूमन थे ना, अभी क्या है, रोबोट। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, राइट। दैट, तो ये नॉलेज आपका क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। देन सिग्निफिकेंस, इट हैज अ पोटेंशियल टू मेक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ तो भी ऐड होना चाहिए। आपने कुछ रिसर्च कर लिया, आपने थीसिस लिख दी, पेपर पब्लिश कर दिया, वो बात अलमारी में। रिसर्च इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, देन फिजिबिलिटी, इट इज विद इन द स्कोप ऑफ योर रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड कैन बी रियलिस्टिकली टैकल्ड। ऐसा कोई प्रॉब्लम आप मत लो एट द इनिशियल लेवल कि जो बहुत ही डिफिकल्ट हो या जिसके रिसोर्स, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग, नाउ अ डेज द बूम इज क्वांटम कंप्यूटिंग। हर कोई क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करता है, बट इफ यू आर ट्राइंग टू डू द रिसर्च ऑन दैट एट इनिशियल स्टेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द रिसोर्सेज फॉर दैट। ठीक है, तो पहले तो ये फाइंड आउट करो कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू हैव, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर काइंड ऑफ द गाइडेंस, व्हाट काइंड ऑफ द नॉलेज यू हैव, एंड स्टार्ट फ्रॉम दैट। ऐसे कोई एकदम हनुमान जंप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पहले ये देखो कि द रिसर्च शुड बी रियलिस्टिक। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स है, आप मुझे बताओ कोई नई चीज आपको करनी है तो नई चीज कहाँ ढूंढोगे, ढूंढ पाओगे? अब कोई भी एरिया ले लो, इमेज प्रोसेसिंग ले लो, नेटवर्किंग ले लो, ब्लॉकचेन ले लो, राइट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आपके फैशन डिजाइनिंग और मैनेजमेंट में कुछ होंगे जो आई एम नॉट फ्रॉम दैट एरिया, तो आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। बट कोई भी आप चीज़ ले लो, इनिशियली आपको पता नहीं रहती तो आपको लगता है कि नहीं इट्स ओके, इसमें हम कर लेंगे, पर आप जैसे जैसे और उसको एक्सप्लोर करते जाते हो तो यू फाइंड दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑलरेडी है। तो एकदम से नई चीज फाइंड आउट करना, इट्स ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर नई चीज फाइंड आउट करना है तो जो एग्जिस्टिंग है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और उसमें क्या गैप्स है ये ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द गैप्स, राइट, एंड हाउ टू फाइंड आउट दैट गैप्स, ठीक है, एनालाइजिंग द लिमिटेशंस। जो चीज़ें आपके पास है, जो लिटरेचर आपके पास है, उसकी लिमिटेशंस क्या है ये फाइंड आउट करें, ठीक है। आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च और द टेक्नोलॉजीज दैट नीड द इम्प्रूवमेंट।
मोबाइल फोन पहले कैसे था? कीपैड वाला, कीपैड के बाद मोबाइल वाला, देन स्मार्टफोन। अभी स्मार्टफोन्स में भी कितनी वेराइटीज, कितना रैम है उसमें, कितना आपका कैमरे का मेगापिक्सल है, व्हाट इज द प्रोसेसिंग पावर ऑफ दैट मोबाइल, राइट, द इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये जो है आपका मोबाइल फोन, सबसे ग्रोइंग जो अभी टेक्नोलॉजी है दैट इज मोबाइल फोन। आप देखोगे आपके हाथ में रोज रोज 2 दिन बाद आपको एक नया एडवांस वर्जन मिलता है मोबाइल फोन। तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर फाइंडिंग द गैप्स एंड ब्रिजिंग दैट गैप्स एंड लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। देन अनकवर डिस्क्रिपेंसीज, राइट। तो इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई डिजीज डायग्नोसिस कर रहा है तो सम पीपल से दैट कि दैट डिजीज में हैपन बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, सम पीपल से दैट नो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस स्मोकिंग एंड दैट डिजीज, राइट। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, डिस्क्रिपेंसीज है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि इसके बीच में क्या रिलेशनशिप, दीज आर दी थर्ड, ठीक है। तो स्पॉट कॉन्ट्रडिक्शंस or inconsistencies in the research findings that requires further investigation. आधे रिसर्च करके ही बोल रहे हैं ना कि इट डिपेंड्स, मतलब इट हैपेंस ड्यू टू स्मोकिंग, और आधे बोल रहे हैं कि नहीं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल थिंग, क्या है उन दोनों के बीच, दैट इज द थर्ड। रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर, कैसे लिटरेचर रिव्यू करोगे? मेरे ख्याल से यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है ना, मैक्सिमम लोग। एंड तो आपको ये डेटा सेट पता होगी, डेटा एनालिसिस, IEEE एक्सप्लोर, ACM, डिजिटल लाइब्रेरी, गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर तो आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज गूगल स्कॉलर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे एक्चुअल रिसर्च प्रोडक्ट या पेपर्स है या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो गो टू दैट रिसर्च पोर्टल्स, राइट, एंड फाइंड आउट द पेपर्स फ्रॉम देयर। IEEE एक्सप्लोर पे आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, या गूगल स्कॉलर पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जो चीज़ें पेड होती है, जो IEEE एक्सप्लोर और बाकी जगह नहीं मिल जाती है, पर जैसे मेरा कुछ पेपर है मैंने पब्लिश किए हैं जो विच इज़ ऑन दी वेबसाइट ऑफ द जर्नल, जो भी जर्नल की वेबसाइट पे है, but that journal is a paid journal, right? But if you search my profile, तो you can find it free, right? तो यहाँ पे आप इस तरह से find out करो कि these are the typical or the very reliable data sources. तो यहाँ से आप अपना literature डाउनलोड करो। कीवर्ड्स रिसर्च, कीवर्ड मतलब आप जब डिजिटल एक्सप्लोर करोगे, IEEE एक्सप्लोर ओपन करोगे तो वहाँ पे तो ढेर पड़ा है, राइट। तो उसमें से कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यू नीड टू फाइंड आउट दी कीवर्ड्स। आपको क्या करना है, उसके कीवर्ड्स फाइंड आउट करो, एड्रेस दैट कीवर्ड, और आप गूगल करो उस कीवर्ड के ऊपर एंड यू विल फाइंड आउट दी, ठीक है। आपको उसमें भी बहुत सारे मिलेंगे, तो यू हैव टू फाइंड आउट दी गुड वन। वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट दी गुड वन, ठीक है। मैं क्रिटिकल एनालिसिस, अगर आपको अच्छे पेपर आपने निकाल लिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, ठीक है। इस क्रिटिकल एनालिसिस में आपको आपकी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। यू फाइंड आउट दी पेपर्स, उसमें के कंटेंट आपने ले लिए, फिर आपके गाइड, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके घर में कोई सीनियर है, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप चीज़ों को डिस्कस करो। एवरी टाइम यू डिस्कस विद देम एंड फाइंड आउट कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़, evaluate the quality and the relevance of the each source to ensure it align with your research needs. तो quality ensure करना बहुत important है while giving your knowledge or while taking the knowledge. You first ensure the quality. कैसे फाइंड आउट करोगे गूगल स्कॉलर में, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत पुराने इसमें भी नहीं जाएंगे, हम नए इसमें भी नहीं, ठीक है। फाइंड आउट दी 3 years बिफोर पेपर्स, ठीक है, एंड इफ यू नीड देन गो बियॉन्ड दैट,
ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे फिल्टर्स गूगल स्कॉलर किसी ने ओपन किया होगा, देखा होगा, तो यू कैन यूज सच काइंड ऑफ फिल्टर्स जहाँ पे दिया रहेगा सिंस 2023, सिंस 2022 और 19। तो यू कैन ऐड सच काइंड ऑफ फिल्टर्स इन दिस एंड फाइंड आउट दी पेपर्स। क्लियर? सबने गूगल स्कॉलर देखा है, अगर नहीं देखा होगा तो जस्ट गो इनटू द लैब, सिट इट एंड फाइंड आउट। ये आपके मोबाइल फोन पे भी अभी वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह के फिल्टर लगा के एंड सी वेदर इट इज फ्रॉम दी IEEE एक्सप्लोर, ठीक है, IEEE ट्रांजैक्शन का पेपर है, कॉन्फ्रेंस का पेपर है, जर्नल का पेपर है, ठीक है। फाइंड आउट वेदर दैट पेपर इज स्कोपस, SCI और वेब ऑफ साइंस, दीज आर द क्वालिटी मेजर्स ऑफ द पब्लिकेशन, ठीक है। एंड प्लीज टेक आउट द क्वालिटी पेपर्स। ठीक है, रिव्यू एंड शॉर्टलिस्ट द आर्टिकल दैट इंटरेस्ट, यहाँ पे आप पढ़ना है, मतलब आर्टिकल को शॉर्टलिस्ट करना यार कितना बड़ा टास्क है। आधे तो आर्टिकल समझ में नहीं आते हैं, पढ़े मेरे तो नहीं समझ आते, आपके भी समझ वेरी गुड। ठीक है, इनिशियल लेवल पे इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड होल आर्टिकल, है ना, पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको ये पता करना है इनिशियल लेवल पे कि वेदर दैट आर्टिकल इज यूजफुल टू यू और नॉट। फॉर दैट रीड द एब्स्ट्रैक्ट, है ना। एब्स्ट्रैक्ट कितने लाइन का होता है? 7-8 लाइन का, है ना, एक पैराग्राफ होगा हार्डली। यू कैन रीड इट वेरी इजीली, कन्वीनियंटली। अगर आपको फुल पेपर नहीं भी मिलता है तब भी हर एक जर्नल या हर एक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, राइट, इट विल डिस्प्ले द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दैट पेपर, यू विल गेट द इनसाइट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट। आपको एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है कि इस पेपर में किसके ऊपर काम हुआ है, राइट, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, टेक्निक क्या है और उसमें नई चीज़ क्या है, राइट। क्योंकि पेपर अगर आपका पब्लिश होता है तो पेपर पब्लिश करने के लिए आपको उसमें कुछ तो भी कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो वो जो राइटर है या ऑथर है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दैट पेपर। एंड लास्टली द रिजल्ट्स, कि क्या रिजल्ट्स होने चाहिए। ये 3 चीज़ें यू ऑल्सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग द एब्स्ट्रैक्ट, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट बिफोर राइटिंग द पेपर, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो ना, एब्स्ट्रैक्ट आप सबसे लास्ट में लिखोगे। एब्स्ट्रैक्ट कब लिखोगे? सबसे लास्ट, जब आप पूरा पेपर लिखोगे उसके बाद आप क्या लिखोगे? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने का तरीका क्या है? इन द फर्स्ट 2 लाइन्स राइट what exactly your paper is, or we can call it introduction, ठीक है। दूसरे 2 लाइन्स क्या कि आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका कंट्रीब्यूशन उस पेपर में क्या है। आपने कोई डीप लर्निंग का मॉडल डिज़ाइन किया है, आपने मशीन लर्निंग का कोई मॉडल डिज़ाइन किया है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसमें आपने कुछ अपडेशन किए हैं या नया एल्गोरिथम बनाया है, व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है। दैट योर कंट्रीब्यूशन इन द नेक्स्ट 2 लाइन्स। एंड लास्ट 2 लाइन्स इज दी आउटपुट, आपका क्या आउटपुट है, उसका क्या गिव आपने जो दिया है सोसाइटी को, वो क्या दे रहा है आपका पेपर, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखना है, रिजल्ट जो भी है वो, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन 2 लाइन्स, सेकंड 2 लाइन्स फॉर कंट्रीब्यूशन एंड लास्ट 2 लाइन्स फॉर द रिजल्ट्स और आउटपुट और इम्पैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से अपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और सबसे लास्ट आप क्या लिखोगे? एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे जब आप पेपर लिखोगे, क्लियर। तो आपको जब भी लिटरेचर रिव्यू करना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके रिसर्च, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा पेपर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके अच्छे पेपर में से आपको क्या पढ़ना है? एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। वहाँ से आपको आइडिया आ जाती है कि हाउ मच इट इज यूजफुल टू यू, राइट। एंड आफ्टर दैट गो टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर छोटा है तो पढ़ लो, नहीं बड़ा है तो जस्ट गो थ्रू इट, है ना। आपण म्हणतो ना मराठी तशी नजर, क्लियर। देन लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है डिस्कशन एंड दी कंक्लूजन। यहाँ पे आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली उस ऑथर ने इस पेपर में क्या किया है ना। एंड हियर इज द प्लेस
where we find out our research gap. ठीक है ना, यहीं पर मैक्सिमम जो ऑथर्स है वो अपनी रिसर्च गैप बताते हैं, लिखते हैं, फ्यूचर स्कोप जो है वो वहाँ पे, ठीक है। तो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो आप जब भी पेपर लोगे पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट यू रीड दी एब्स्ट्रैक्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड इंटरेस्ट देन गो टू द इंट्रोडक्शन, ठीक है। बहुत पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत है, उसकी इक्वेशंस क्या बोलते हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं, इनिशियल लेवल पे, ठीक है। गो फील्ड हंटिंग बोला है ना, हंटिंग इज नॉट इजी टास्क, है ना। डू यू थिंक इट इज ए इजी टास्क हंटिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हंटिंग? कैसे होती है शिकार? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है शिकार, शिकार करना, है ना। कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है शिकार, अनकंट्रोल अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में आपकी क्या होती है शिकार, जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और आपको पता नहीं है कि सामने कौन सी चीज आने वाली है, ठीक है। दैट्स व्हाई द वर्ड हंटिंग इज यूज्ड। व्हाट इज इट मीन? फर्दर रिसर्च इज नीडेड, ठीक है। तो सारे जो अच्छे पेपर्स है, गुड क्वालिटी पेपर है, उसमें ये कंपोनेंट रहता ही रहता है, ठीक है। कुछ इसमें नहीं रहता है तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट फ्रॉम दी कंटेंट, ठीक है। दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस, यहाँ पे आपको चीजें मिलेगी, ठीक है। Within each of the article you shortlist, you will want to search for a few very specific phrases, mainly future research, second further research, then research opportunities and research directions. ये सारी चीजें आपके कहाँ पे होगी, आपको कहाँ पे मिलेगी? Print hunting, ठीक है। Unique research topic emerge from research gaps, and so it's essential to first identify the high quality research. अगर ये चीज़ आपको चाहिए तो ये कौन लिखेगा? आपके सिंपल कॉन्फ्रेंस के पेपर देखो, उसमें ये पार्ट कोई नहीं लिखता, है ना। कंक्लूजन में क्या लिखा रहेगा? हमने ये किया, इसका इतना रिजल्ट आया, खत्म, ठीक है। इसका रिजल्ट हमने ये किया, इसका रिजल्ट ये आया, पर क्यों आया? व्हाट आर द लैकुनास बिहाइंड दैट? व्हाट आर द, क्या छूट गया है उसमें, ये उन्होंने लिखना चाहिए। अगर आप अच्छा पेपर लिखते हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट डाउन द थिंग्स कि यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या गैप्स है, राइट। दिस इज वन ऑफ द गुड पेपर, राइट। तो आप देखोगे दिस इज अ वेरी गुड पेपर। यहाँ पर मुझे नहीं पता ओपन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो मैंने आपके लिए एक रिसर्च पेपर लाया है। यू कैन सी दैट एट एवरी पैराग्राफ और एवरी ग्रुप देयर इज अ डिस्कशन। हर एक पॉइंट के बाद यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के बाद डिस्कशन है, सेकंड पॉइंट के बाद डिस्कशन है, थर्ड। तो यू हैव टू फाइंड आउट सच अ गुड पेपर। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो इन डिस्कशन, ठीक है, द सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। इन दिस सेक्शन क्या क्या उन्होंने किया है, यूनिट किया है, मास्क RCNM यूज किया है, ठीक है, ऑल दिस थिंग। एंड इन सेकंड पैराग्राफ यू ऑब्जर्व दैट हाउएवर देयर इज स्टिल सम लिमिटेशन, there is still some limitation. First limitation जो दी, ठीक है, then second limitation, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे 10 पैराग्राफ दिए, you can see the things, ठीक है। अब 10 पैराग्राफ के उन्होंने 10 डिस्कशन दिए, and all this discussion they give you the information, ठीक है, कि यहाँ पे इसमें क्या लिमिटेशन है। तो फाइंड आउट सच क्वालिटी पेपर्स। सारे पेपर में ये चीज़ नहीं होती है, आपके मैक्सिमम एफर्ट्स यहाँ पे। इसीलिए जब आप रिसर्च करते हो या PhD करते हो तो पहले 6 महीने लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, ठीक है। तो आइडियली व्हेनेवर यू स्टार्ट योर PhD और MTech प्रोजेक्ट या आपके UG प्रोजेक्ट है, तो पहले कुछ महीने, PhD है तो फर्स्ट 6 मंथ्स, है ना, और आपका MTech है तो पहले 2 महीने, या आपका सेमेस्टर लॉन्ग, ये है आपका सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो यू स्पेंड 1 मंथ। आपको पता है नेक्स्ट आपका जाना है, तो पहले जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम जैसे ही खत्म होती है, लास्ट पेपर जैसे ही खत्म होता है, यू स्टार्ट डूइंग लिटरेचर रिव्यू,
है ना। और जब आपका कॉलेज शुरू होगा तो उसके बीच में 20-25 दिनों की गैप जो रहेगी या 1 महीने की गैप जो रहेगी, एट दैट टाइम यू स्टार्ट डूइंग। और जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो और दूसरे हफ्ते में जब आपका प्रोजेक्ट आपको एलोकेट होता है, एट दैट टाइम यू आर एबल टू गिव द टॉपिक और एटलीस्ट एरिया, नॉट टॉपिक। तो कम से कम आपको क्या देना आना चाहिए, एरिया आप दे सकते हो कि नाउ आई एम डूइंग द रिसर्च और प्रोजेक्ट इन इमेज प्रोसेसिंग और ब्लॉकचेन और फैशन डिजाइनिंग का जो भी आपका टॉपिक होगा रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट सच काइंड ऑफ द पेपर। और ये पेपर फाइंड आउट करने के लिए पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको क्या करना है, गैप फाइंड आउट करना है। और आफ्टर फाइंडिंग आउट द गैप्स, लिमिटेशंस लिख लिए हमने कितने पेपर आप फाइनल ईयर में जाओगे अभी या गए होंगे, तो कितने पेपर रिव्यू करने चाहिए आइडिया आपने? मिनिमम 50 पेपर। हाउ मेनी? Minimum 50 paper. Whenever you are reading 50 paper and find out the limitations of the 50 paper, you are able to write one review paper, good review. Correct? So next thing is the formulating the research. जैसे ही आपने gap find out किया तो next step is the आपको आपका research problem क्या है ये formulate करना पड़ेगा। तो your research problem is clear and concise. बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे ब्रेक कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि आई जस्ट वांट, मतलब द प्रॉब्लम डेफिनेशन शुड नॉट बी लाइक दैट कि दिस इज डायग्नोसिस सिस्टम, दिस इज डायग्नोसिस सिस्टम। क्या पता चल रहा है आपको दिस इज डायग्नोसिस सिस्टम? ऐसे तो लाखों सिस्टम्स, कौन सा डिजीज, राइट, विद द हेल्प ऑफ विच मॉडलिटी, राइट, इमेज से करोगे या पैरामीटर्स लोगे या कौन सा, विच मॉडलिटी यू आर गोइंग टू यूज, विच डिजीज यू वांटेड टू एनालिसिस और आइडेंटिफाई, यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, विच एरिया, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। वेग नहीं होना चाहिए आपका रिसर्च टॉपिक, दैट फोकस्ड एंड रिलेवेंट। Ensure that your question align with the research topic and contribute to its overall goal. Open-ended question, close-ended means your answer is within a limits. Yes or no? Do you like this or not? ठीक है। और open-ended means why you are like this. That means you have the scope to explain or expand that means. ठीक? Your problem statement should be open-ended. Formulate the question that encourage exploration and allow the diverse perspectives. Right? Example. This is an example that image processing in healthcare. Image processing in healthcare का example है. What is problem definition? Identifying the early stage disease from the medical evidence. ठीक है? What do you think? This is the proper title or not? And the research focus is opening AI systems. Sorry, developing AI system for anomaly detection in X-ray and MRI. ठीक है? Creating interpretable models for medical diagnosis. And what is the impact? Early diagnosis saves the lives and reduces the cost. Right? So, do you think this is a proper problem statement? If you think this is a proper problem statement, then answer these questions. Before defining the problem statement, first of all, you need to ask the question to yourself: what is this problem significant to find? Sorry, significant to field? इस particular field से बराबर उसको significance है उस field का या नहीं? ठीक है। Second, are there practical applications or benefits after diagnosis, after developing your product, whether that product is useful in a
some areas, right? Whether that area is a medical areas, hospitals or nursing, right? That is the problem feasible to investigate with the available resources? This is very important. ठीक है, अगर आपने बोला कि आपने मेडिकल इमेजेस के साथ काम करना है, if you don't have the medical images of that particular disease, then it's really difficult to work with that. Or you need to collaborate. For that you need to collaborate with some hospital or nursing home या some research laboratories. ठीक है, वहाँ पे आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा. Then you need to get that data from that कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूशन. ठीक है, इसमें आपके कितने महीने चले जाएंगे. तो डेटा कलेक्शन इज अ बिग डील इन अ रिसर्च. कि exactly what kind of data you require and that kind of data is available with you or not. If it is not, then how much time do you require to get that data. ठीक है, then can you contribute new knowledge or solution. एक तो वो प्रॉब्लम होना चाहिए जिसका सोल्यूशन नहीं हो और हमें देना है, या फिर कुछ नया उसमें फाइंड आउट करना. ठीक है, आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन दिस, ठीक है, तो व्हाट आर द कॉमन पिटफॉल्स. बहुत बड़ा वेग स्टेटमेंट हम दे देते, जैसे मैंने अभी कहा डिजीज डायग्नोसिस. ठीक है, तो दैट शुड नॉट बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. देन लैक ऑफ नॉवेल्टी और इम्पैक्ट. डिजीज डायग्नोसिस बोल दिया या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज बोल दिया, तो ऑलरेडी बहुत सारे सिस्टम्स है, पेपर अवेलेबल है. व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉब्लम. ठीक है, देन इग्नोरिंग इथिकल implications. ये अभी तक हमारे इंडिया में कुछ नहीं था, पर इसके आगे अभी ये स्टार्ट हो गया. यू नीड टू फाइंड आउट दी और यू नीड टू केयर ऑफ दी इथिकल थिंग्स. ठीक है, whenever you are taking the data from the medical domain, there should be some ethical constraint that we need to follow. And overlooking feasibility, whether that is feasible. ठीक है, feasibility in terms of the time, resources and the expertise. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था. If you wanted to do some work on the images and that kind of images is not with you, so how much time do you require to collect that images, or how much cost you have to pay to get that images. Of course, many of the images or data set are available online. ठीक है, some are free and some are not. ठीक है, तो if your data set is that which is not free, then how much cost it requires. ठीक है, then expertise. Do you really have that much expertise? And if you don't have that expertise, then how you are achieving that expertise. है ना, आपके सराउंडिंग में वो expertise है या नहीं. How will you get, and to get that expertise how much time do you need. अगर आपको डीप लर्निंग पता ही नहीं है, तो पहले तो आपको डीप लर्निंग पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद में आप मॉडल या आर्किटेक्चर डिजाइन करोगे, तो उसके लिए कितना समय लगेगा. ठीक है, नाउ द सेम थिंग वी आर रिवाइजिंग. ठीक है, क्या है टाइटल, क्या होना चाहिए. पहला टाइटल हमने देखा. नाउ दिस इज अ न्यू टाइटल, दैट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ. यहाँ पे आपने अर्ली इम्पोर्टेंस बता दिया पहले स्टेटमेंट, पहले वर्ड में. सेकंड, क्या कर रहे हो, कौन सा डिजीज, डायबिटीज से जुड़ा बात है. ठीक है, यूजिंग डीप लर्निंग एंड मोडालिटी क्या है, इमेजेस. दैट मीन्स योर टाइटल क्लियरली रिफ्लेक्टेड ऑल द थिंग्स. तो आपका टाइटल इस तरह से आएगा. और व्हाट इज द की फाइंडिंग्स. दिस स्टडी रिप्रेजेंट्स द नोवेल डीप लर्निंग मॉडल. मतलब जो डीप लर्निंग मॉडल ऑलरेडी है वो आप यूज कर रहे हो क्या, नहीं, आप अपना खुद का एक मॉडल बना रहे हो. ठीक है, विच अचीव्स द एक्यूरेसी और हाईएस्ट एक्यूरेसी जो ऑलरेडी अवेलेबल है. ऑलरेडी अवेलेबल नेटवर्क है, उससे आपकी कम आ रही है एक्यूरेसी, तो देयर इज नो यूज ऑफ योर वर्क, बट इट डजंट डिस्करेज यू. ठीक है, आपने उतना किया ना, इम्प्रूव दैट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने मॉडल बनाया और उसकी एक्यूरेसी कम आ रही तो अरे सब गया. नो. ठीक है, यू नीड टू इम्प्रूव दैट. ठीक है, एंड व्हाट आर द फर्दर रिसर्च नीड.
तो आप जब ये करोगे तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है व्हाट आर द फर्दर रिसर्च। आपने ये तो कर दिया, ठीक है, पर इसमें और क्या फर्दर हो सकता है। यू शुड टू कीप ओपन, ठीक है, फॉर फर्दर रिसर्च एंड दी फ्यूचर रिसर्च। तो ये हमने काम कर लिया, ये मैंने काम किया, ठीक है, पर वो आफ्टर वर्किंग दैट व्हाट आर दी लिमिटेशंस या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है आगे बढ़ने की। तो जनरलाइजेशन टू द डाइवर्स पॉपुलेशन, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए रेटिनल आई। तो इफ यू वर्किंग ऑन द इमेज, तो कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द इमेज। कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द पीपल, आप देखोगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हैं उनके सबके आई कलर अलग अलग है, ठीक है। और ये जो ऑलरेडी डेटा सेट है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का डेटा सेट है जहाँ पे एक कॉमन टाइप ऑफ आई कलर होता है, ठीक है। पर अगर यही चीज़ आपको इंडिया के लिए करनी है तो यू नीड टू फेस दैट चैलेंज कि हर बार आपके आई कलर कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, है ना। किसी के ब्लू है, किसी के ब्लैक है, किसी के ब्राउन है, किसी के ग्रे, राइट। द रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन, हमने ये सॉफ्टवेयर बना तो लिया, तो नाउ वी कैन फर्दर optimize that software and so that we can use it in a mobile phone. So a user can quickly use that software and identify whether the person has the retinopathy or not. If it has, then how much it has, and इसको डॉक्टर को कंसर्न करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन विद द टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, किसी रिमोट प्लेस में अगर आपको करना है तो यू कैन डू इट विद कंप्यूटर और नॉट, ठीक है। वहाँ पे किसी एक टेक्निकली स्किल पर्सन को बैठा दीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बैठे रहेंगे, दे कैन कम्युनिकेट विद द इंटरनेट एंड डू द प्रोसेस, राइट। एंड नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टू डेवलप रोबस्ट efficient deep learning model for early detection of diabetic retinopathy in diverse population, optimized for real time implementation and integration with telemedicine platform to improve accessibility and timely intervention, ठीक है। पहला टॉपिक था वो 10 साल पुराना था, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक था वो 5 साल पुराना है। और आज के डेट में अगर आपको सेम इस पे काम करना है तो आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, इस तरह से। नाउ दिस टाइटल इज वेरी क्लियर एंड कंसाइज। देन इवैल्यूएटिंग टाइटल बनने के बाद उसकी फिजिबिलिटी इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। फिजिबिलिटी इवैल्यूएशन में 3 चीजें हैं। सबसे पहले क्या है आपका रिसोर्सेज, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। डीप लर्निंग पे काम करना है तो यू नीड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, क्लाउड यूज़ कर सकते हो, AWS यूज़ करोगे या कोलैब यूज़ करोगे। उसके जो आपकी लाइब्रेरीज है वो अवेलेबल है क्या। कोलैब में भी काम नहीं होता है तो यू नीड टू गो फॉर द प्रो वर्जन, बट प्रो वर्जन इज द पेड वर्जन, यू हैव टू पे, है ना। ये कुछ 1000-1200 रुपये पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन टाइम फ्रेम, यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम फ्रेम कि कितने समय में होगा। आपके पास वो एक्सपर्टाइज है, डेटा सेट है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये करने के लिए एक टाइम फ्रेम हर एक पार्ट के लिए आपको डेडलाइन बनानी पड़ेगी एंड यू हैव टू फॉलो दैट डेडलाइन। देन थर्ड इज द इम्पैक्ट, है ना। इसका इम्पैक्ट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर स्टार्ट वर्किंग। नैरोइंग डाउन द रिसर्च को, जैसे हमने बताया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसको किस तरह से आप नैरो। द नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग योर रिसर्च स्टडी। अभी आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन कर लिया, 90% काम हो गया आपका। नाउ यू स्टार्ट दी वर्किंग ऑन, ठीक है। तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव आपके फाइंड आउट करो, राइट। इनिशियली हमको क्या करना है, डेटा सेट गैदर करना है, देन प्री प्रोसेसिंग करना है, देन परफॉर्म ऑन सम ऑलरेडी अवेलेबल आर्किटेक्चर यूज करके आपको उसको प्रोसेस करना है। देन यू डिजाइन योर ओन, मेक अ चेंजेस इन दैट, पैरामीटर ट्यूनिंग करना है, देन फाइंड आउट द रिजल्ट्स एनालिसिस, talk with the expert persons, show that, demonstrate your things to the expertise, find out any lacunas in that and re-process it. These are some examples, है ना। ये कुछ examples है from explainability in artificial intelligence, right? What is that? While AI model, especially deep learning, achieves high performance,
their decision making process are often opaque, the black box problem. मतलब डीप लर्निंग काम तो करता है पर कैसे करता है नहीं पता. अगर कोई सामने वाला बोलता है कि आपने ये रिजल्ट लाया पर उसको एक्सप्लेन करो तो हाउ यू कैन गो फॉर दैट. ठीक है, तो दिस इज वन गैप एंड दीज आर द टू चैलेंजेस. ठीक है, एंड दैट इज द इम्पैक्ट. देन थर्ड इज द क्वांटम कंप्यूटिंग में जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत डाइवर्स ब्रांचेस से लोग हैं. तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम्स. ठीक है, the potential of quantum computing is immense but there's limited understanding how to design effective algorithm for practical application. जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग है उसके ऊपर हम कैसे करेंगे, एल्गोरिदम कैसे डिजाइन करेंगे, वैसे क्वांटम में भी आप कैसे एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द गैप राइट नाउ जो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. ठीक है, देन नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन में जो काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ब्लॉकचेन फेसेस स्केलेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी चैलेंजेस लिमिटिंग द वाइडस्प्रेड एडॉप्शन. ठीक है, मतलब यू नीड टू फाइंड वर्क ऑन द एफिशिएंसी. ठीक है, देन लो पावर मशीन लर्निंग. आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के प्रोग्राम तो कर रहे हो पर उसके लिए कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द पावर इज रिक्वायर्ड वेरी हाई. ठीक है, तो उसको आप किस तरह से करोगे. देन ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन. एआई का इतना अभी चल रहा है. ठीक है, पर क्या एआई या आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या उसको हम पर्सनल ह्यूमन बीइंग का टच दे सकते हो, है ना. इन मेडिकल केयर नर्सिंग जो होते हैं या फूड प्रिपरेशन में जो ह्यूमन टच होता है, तो कैन इट इज पॉसिबल टू गिव द ह्यूमन टच टू द एआई. ठीक है, देन मिमिक करना है, किसी पेशेंट को मिमिक करना है, किसी डॉक्टर को मिमिक करना है, किसी पर्सन को मिमिक करना है, तो कैन इट इज साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजी जो रहते हैं उनका जो काम है. ठीक है, एक ह्यूमन टच देने का कैन बी डू विद एआई. ठीक है, देन फॉर्मल वेरिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल. ये तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा पर स्टिल देयर इज अ स्कोप. देन cross-disciplinary approach to computational creativity. And lastly, system fashion designing का मुझे इतना अच्छा पता नहीं है, पर I'll still find out what is the relationship with the AI and the fashion. The sustainability and the circular fashion design. मतलब आपका जो है उसमें कैसे आप सस्टेन करोगे. ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. That is reduce waste in the fashion industry and promoting environmentally concise consumer behavior. अगर आप देखोगे तो हर किसी के घर में एक कमरा तो भी कपड़ों से भरा है ना. तो दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम which contributes to the society. तो फैशन डिजाइनिंग वालों ने ऐसा सोचना है कि पुराने कपड़ों से या आपका जो कपड़ा बना रहे हो या यूज कर रहे हो वो कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको कैसे अपग्रेड किया सकता है और किसको उसको आप डिस्पोज कैसे करोगे. यू हैव टू थिंक ऑन दैट. So these are the some topics on which you can work on that. Lastly, challenges. हमने क्या challenges face किए हैं और what are the needs. Choosing your research topic. Stay. आपको choice चूज करते वक्त टॉपिक यू स्टे फ्लेक्सिबल एंड कंसीडर ऑल द एंगल्स. सारे तरीकों से आपको उसको टटोल के ठोक पीट की ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेना है. ठीक है, देन फाइंडिंग रिसर्च फंडिंग. अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कंप्यूटेशनल ये नहीं है, देन गो फॉर द फंडिंग. आप प्रपोजल लिख सकते हो, बहुत सारे गवर्नमेंट एनजीओज वगैरह अवेलेबल है, दे कैन गिव यू द फंडिंग टू बाय और परचेज दी प्रोडक्ट्स जो भी आपको लगते हैं. डेटा सेट बाय कर सकते हो या कंप्यूटर्स बाय कर सकते हो, लैपटॉप या फैसिलिटी कंप्यूटिंग फैसिलिटी आप बाय कर सकते हो. देन कन्विंसिंग अदर्स द वैल्यू ऑफ योर रिसर्च. अगर आप ऐसा रिसर्च कर रहे हो कि जो सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो यू शुड एबल टू कन्विंस दैट. ठीक है, तो रिफ्लेक्ट योर ऑन योर रिसर्च पर्पस. आपका रिसर्च पर्पस क्या है, उसके लिए लोगों ने पैडमैन मूवी देखिए तो हाउ डिफिकल्ट द अक्षय कुमार को कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी. वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है ये कन्विंस करने के लिए. तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ठीक है, देन ओवरकमिंग द इम्पोस्टर सिंड्रोम.
काफी बार ऐसा होता है कि आप करते जाते हो और यू फील फेलियर। एक बार करने से नहीं होता, 2 बार करने से नहीं होता, 3 बार करने से नहीं होता है, पर आपको लगता है अरे यार मैंने ये क्या चूज कर लिया, यहाँ पे तो कुछ फ्यूचर नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ, आप उसको करते जाओ, ठीक है। देन बिल्डिंग अ गुड रिसर्च टीम। रिसर्च कभी भी अकेले नहीं होता है। हमारे मतलब हमारा बहुत ऐसा थिंकिंग है, जनरली ऐसा कंसेप्ट है कि रिसर्च अकेले में कमरे में बैठ होके किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। रिसर्च आपको लोगों के साथ घुल मिल के जितना आप दायरा बढ़ा सकते हो उतना दायरा बढ़ा के हर किसी के साथ डिस्कस करके ही आपका रिसर्च होता है। देन स्टेइंग सेल्फ मोटिवेटेड एंड मैनेजिंग योर टाइम, ठीक है। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, एवरी टाइम मोटिवेट योरसेल्फ। आप खुद को ही प्रॉमिस करो, अरे आज मेरा ये रिजल्ट आ गया तो मैं मूवी देखने जाऊँ, अरे आज मुझे मेरा ये रिजल्ट आ गया तो मैं अपने आप खुद के लिए कुर्ता खरीदूँ, ठीक है। तो इट इज अ सेल्फ मोटिवेशन। आप या ऐसे लोगों से डिस्कस करो कि जो ईगर है आपका आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। Ensuring your research doesn't sit and collect the dust. That means आपके रिसर्च ओपन रहना चाहिए। रिसर्च चैलेंजेस, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा चैलेंज रिसर्च में क्या है? एक्सपेक्टिंग दी अनएक्सपेक्टेड। हमेशा तैयार रहो, कुछ भी आपके सामने आए उसको फेस करने के लिए तैयार हो और उससे आप वे आउट फाइंड आउट करने के लिए तैयार। मेंटेन क्यूरियस enthusiasm, always maintain your curious। 1-2 फेलियर्स के बाद आप छोड़ मत दो उस चीज, ठीक है, पकड़े रहो और क्यूरियसिटी अपनी मरने मत, ठीक है। About your research question and your research process, it will help you think out of the box. If you start asking yourself why, आप अगर फेल भी होते हैं तो if you are asking yourself why you are fail, है ना, तो you get the answer and you can overcome from that, ठीक है। That is the research and this is the tagline of our today's lecture, that is expecting